कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिन्हें वह सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहाँ से आते हैं ये क्राइम को अंजाम देने वाले व्यक्ति जो कभी सोचते नहीं हैं और समझते नहीं हैं। ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिनसे जुड़ी उनसे सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। आज की जो घटना है दोस्तों, जरूर ये इंसानियत को मार देने वाली और हिंदुस्तान में क्राइम को फैला देने वाली भयंकर घटना है दोस्तों। दरअसल पुलिस को एक महिला के 5 टुकड़े बरामद होते हैं और जब वह बरामद होते हैं तो जिस जिस जिले में यह घटना फैलती है लोगों में कोहराम मच जाता है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहाँ से आते हैं ऐसे व्यक्ति जो इतनी बुरी घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्या उनके दिल में रहम नहीं होती, उनके दिल में दया नहीं होती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं खुशबू का सफ़र। मैं बात कर रहा हूं आज जो सच्ची घटना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर पड़ता है आजमगढ़ और आजमगढ़ शहर का ही एक थाना लगता है अहरोला। अहरोला थाना के क्षेत्र का ही एक गांव पड़ता है गोरीकापुर। बात कर रहा हूं मैं 18 नवंबर 2022 की। करीबन सुबह का 7 बजे का वक्त रहा होगा जिस वक्त सूरज अपनी रोशनी इस दुनिया में फैलाता है। 7 बजे के करीब गोरीकापुर के गांव के कुछ व्यक्ति टहलने के लिए जा रहे थे, घूमने के लिए जा रहे थे। पासी के कुएं से उन्हें एक ऐसी बांस मारती है जिन पर उन्हें शक होता है और वह उस कुएं में झांकने की कोशिश करते हैं। जब वह कोशिश करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि एक महिला के 5 टुकड़े उस कुएं में पड़े हुए हैं और उनसे बांस मार रही है। जब इस बात की खबर उस गांव में फैलती है, फैल जाने के बाद गांव के हजारों व्यक्ति उस कुएं के आसपास खड़े हो जाते हैं और लोगों में कोहराम मच जाता है। पासी के पुलिस स्टेशन अहरोला में जब यह खबर पहुंचती है, खबर पहुंचने के बाद पुलिस मौके पर आती है और गांव वालों की मदद से उस सब को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ जाहिर हो जाता है कि इस महिला की पहले गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद इसे किसी धारदार चीज से काटकर फेंक दिया गया है। पुलिस अब गांव से पता करती है कि बताइए यह लड़की कौन है और कहां से आई है और क्या है इसकी पूरी सच्चाई और क्या है इसकी पूरी घटना। गांव वाले साफ साफ इनकार कर देते हैं कि साहब ये लड़की हमारे गांव की नहीं है, हम इसे नहीं जानते, पता नहीं कहां से आई है और क्यों आई है। जैसे ही हमने इसकी बात अपने कानों में या अपने अंदर महसूस की जब इसमें बांस मार रही थी तो यह हम इस घटना का पता हमने डायरेक्ट पुलिस स्टेशन दिया और आ पाए। अब पुलिस इस केस को बड़ी सीरियसली से लेती है। सीरियस लेने के बाद अब पुलिस की 5 टीम तैयार हो जाती हैं जिसमें कुछ खबरी होते हैं, कुछ एक एएसपी होता है और 2 सीओ होते हैं और कुछ पुलिसकर्मी होते हैं जो इस केस की अच्छे से छानबीन करते हैं। अब खबरियों को पूरी एरिया में भेज दिया जाता है कि आप पता करो कि कोई लड़की गायब तो नहीं हुई है या कोई लड़की घर से भागी तो नहीं है। अब कुछ दिनों का समय बीता था, करीबन 2 दिन का वक्त बीत चुका था, तो तुरंत एक खबरी पुलिस स्टेशन आता है और वो सीओ से बताता है कि साहब एक गांव में एक लड़की गायब हुई है और उसके भाई ने थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई है। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो मौके पर ही पुलिस तुरंत उस लड़की के घर जाती है जहां से उसके भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी गुमशुदगी की। अब पुलिस चली जाती है। पुलिस चली जाने के बाद वहां पूछताछ करती है। जैसे ही पुलिस उस लड़की के कपड़े और वह कंगन उस घर वालों को दिखाती है तो वह तुरंत पहचान जाते हैं कि यह हमारी बेटी थी जिसका नाम था साधना प्रजापति। ये 16 नवंबर 2022 से घर से गायब है और परिजनों में बुरी तरह कोहराम मच जाता है और विलाप करने लगते हैं। घर के ही कुछ व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं। पुलिस घर के समझदार व्यक्ति को बुलाकर पूछताछ करती है। दरअसल साधना के भाई को बुलाती है और उससे सारी जानकारी पूछने की कोशिश करती है कि हमें पूरी घटना बताए कि कैसे गायब हुई और किसकी साथ गई और क्या बात थी। साधना का भाई सारी बातें अपने परिजनों से हटकर बताता है। वह बताता है कि मेरी बहन 16 नवंबर 2022 को मेरे ही घर के पास के प्रिंस यादव के साथ 16 नवंबर 2022 को करीबन दोपहर के 2 बजे गई थी और तब से वह गुम है। हमने उसे काफ़ी ढूंढने की कोशिश की लेकिन अभी उसका कुछ पता नहीं चला है। इसी को लेकर मैं पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा कर आया था। अब पुलिस सारी बातें पूछती है तो फिर दोबारा जानने की कोशिश करती है तो सारी बातों में यह निचोड़ निकल कर आता है कि वह बताता है कि दरअसल जो प्रिंस यादव है वो मेरी बहन का प्रेमी है।
मेरी बहन की शादी होने वाली थी। इस बात पर प्रेम यादव गुस्सा भी था और पता नहीं वह उसे कहाँ ले गया और उसके साथ क्या हुआ है हम नहीं जानते। अब पुलिस परिजनों को कपड़े और लाश सौंप देती है। लाश सौंप देने के बाद अब उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पुलिस के पास एक सबूत मिल चुका था जिसका नाम था प्रिंस यादव। अब सारी घटना का जो पता चलता था वो प्रिंस यादव से ही चल सकता था। अब प्रिंस यादव की तलाश में पुलिस उसे घर जाती है और घर वालों से पता करते हैं कि क्या आपने प्रिंस यादव को देखा है। तो घर वाले बताते हैं कि दरअसल प्रिंस यादव 16 नवंबर से गायब है, वो घर वापस नहीं आया है, हमें उसका कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, कैसा है और क्या कर रहा है। अब पुलिस की जो 5 टीम थी वह अब प्रिंस यादव को तलाश करने में जुट जाती है। कुछ खबरियों को आसपास भेजा जाता है और जो सीओ हैं, जो एसपी हैं और पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी हैं, वह उसकी अच्छे से छानबीन करते हैं। जब छानबीन करते हैं, जो डॉग टीम आती है वह भी छानबीन करती है, लेकिन प्रिंस यादव का कुछ पता नहीं चलता। तो एक खबरी पुलिस स्टेशन आता है और वह बताता है कि साहब प्रिंस यादव अपने गांव में ही छुपा हुआ है। पुलिस तुरंत अपनी टीम को लेकर गांव पहुंचती है और गांव के चारों ओर पुलिस लगा देती है। अब पुलिस अनाउंस करती है कि प्रिंस यादव आप जहां कहीं भी छुपे हुए हों बाहर आ जाओ, तुम्हारा भागने का कोई चांस नहीं है, आप कभी भाग ही नहीं सकते और भागने की कोशिश मत करना वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब प्रिंस यादव उस गांव से निकल के भागने की कोशिश करता है, वह पुलिस वालों पर गोली चलाता है और पुलिस भी अपने बचाव के लिए प्रिंस यादव पर गोली चलाती है। उसमें प्रिंस यादव घायल हो जाता है। घायल प्रिंस यादव को पुलिस पासी के निजी के हॉस्पिटल में भर्ती कराती है और जब भर्ती कराती है तो प्रिंस से सारी पूछताछ करती है और जानकारी लेती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कि साधना कहाँ है, कि उसका तुमने क्या किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। प्रिंस यादव जल्दी ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और वह बताता है कि दरअसल 16 नवंबर 2022 को मैं साधना को लेकर भैरव धाम जा रहा था, लेकिन हम भैरव धाम तो नहीं पहुंचे। मैं साधना से बेपनाह मोहब्बत करता था, बेपनाह इश्क करता था। साधना का और मेरा 2 वर्षों से अफेयर चल रहा था, लेकिन मैं साधना से शादी करना चाहता था, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं साधना से शादी कर सकूं। अब साधना के परिवार वालों को भी पता था और मेरे परिवार वालों को भी पता था। साधना के परिवार वालों ने एक शर्त रखी कि तुम कोई नौकरी कर लो तो हम साधना की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। अब प्रिंस यादव बताता है कि मैं नौकरी की तलाश में घर से निकल जाता हूँ और मेरे घर वालों को इस बात का पता था और मैं घर से निकल जाता हूँ। आखिर मेरा निकलना सफल हो जाता है। मुझे शिप पे जहाज पे नौकरी मिल जाती है विदेश में। जब मैं शाहजहाँपुर नौकरी कर रहा हूँ विदेश में, तो मैं नौकरी कर रहा था तो मेरे पास मेरे परिवार की कॉल जाती है। वे बताते हैं कि दरअसल साधना की मंगनी हो चुकी है और फरवरी में उसकी शादी है। मैं अपनी नौकरी को छोड़कर, क्योंकि मैंने जो जॉब ज्वाइन की थी वो साधना के लिए ही की थी, अब मैं नौकरी को छोड़कर तुरंत अपने गांव आता हूं और गांव आने के बाद मैं साधना से पूछता हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुमसे बेपनाह इश्क करता हूं, बेपनाह मोहब्बत करता हूं। साधना कह देती कि अब मेरी शादी तय हो चुकी है और फरवरी माह में मेरी शादी है और अब तुम मुझे भूल जाओ, हम और तुम अब एक नहीं हो सकते। प्रिंस यादव काफ़ी रोता है और बिलखता है। वह बताता है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता था। मैंने कसम खा ली कि साधना अगर मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। अब प्रिंस यादव ने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के बारे में उसने अपने परिवार वालों को भी बताया। वह अपने मामा के घर गया। मामा के घर जाने के बाद उसने अपने मुमेरे भाई को अपने षड्यंत्र के बारे में बताया जिसका नाम ब्रजेश है। अब ब्रजेश भी इसके षड्यंत्र में शामिल हो गया और वह दोनों मिलकर साधना को फोन करते हैं कि हम भैरव धाम घूमने के लिए मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, मेरी एक बार इच्छा पूरी कर दो कि तुम एक बार आ जाओ, उसके बाद तुम किसी से भी शादी कर लेना, चाहे किसी की साथ भी लाइफ बिता लेना। मेरा सपना था कि जब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाए कि मैं तुम्हें भैरव धाम घुमा कर लाऊं। अब पुलिस को सारी बातें बता रहा है कि मैं जब उसे भैरव धाम ले जाने के बहाने से उसे घर से करीबन 2 बजे का वक्त रहा होगा, मैं लेकर 16 नवंबर को उसे निकलता हूँ, लेकिन हम भैरव धाम तो नहीं पहुँचते। हम उसे एक जंगल में ले जाते हैं और जंगल में ले जाने के बाद ईख के खेत में, गन्ने के खेत में उसके गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब उसकी निर्मम हत्या हो जाती है, वह मर जाती है, तो हमने एक धारदार चीज़ से, एक आरी से उसकी बॉडी के 5 टुकड़े किए और उसके सर को और उसके पैरों को हमने करीबन 6 किलोमीटर दूर एक खंडा में फेंक दिया और जो उसके शरीर के 5 टुकड़े थे उन 5 टुकड़ों को हमने गौरीकापुर गांव के बाहर एक कुएं में डाल दिया था और उसके बाद हम दो गए और हम फरार हो गए।
पुलिस यह सारी घटना और सारी सच्चाई जानती है तो पुलिस की पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी निजी जिंदगी के लिए ऐसी घटना का अंजाम देता है जिस घटना का असर पूरे हिंदुस्तान पर पड़ता है और पूरे देश पर पड़ता है। यह ऐसे व्यक्ति को हिम्मत कहाँ से मिलती है, ऐसे व्यक्ति का हृदय कितना मजबूत होता है कि जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस प्रिंस यादव को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज देती है। प्रिंस यादव के फैमिली वाले सुद्धा करीबन 9 व्यक्ति थे, सबको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है पुलिस ने। अब इस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। कोई अगर और कोई खबर आती है तो दोस्तों हम आपको इस खुशबू के खबर चैनल के न्यूज के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। इस घटना क्रम को सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी को परेशान करना या किसी को हैरान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। केवल आपको इस बढ़ते क्राइम से सचेत करना है और सावधान करना है कि अपनी निजी स्वार्थ जिंदगी के लिए कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिसका असर हमारे पूरे हिंदुस्तान देश पर पड़े, हमारे प्रदेश पर पड़े, हमारे राज्यों पर, हमारे जिलों पर पड़े। लोगों को इस घटना के बारे में जब पता चलता है तो लोग हैरान हो जाते हैं और थर्रा जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने घर पर रहें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, क्राइम से सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।